लोग नब्ज पकड़कर बता देते हैं कि उन्हें क्या बीमारी है। नाड़ी की जो गति है वह एक नाड़ी की भाषा है। नाड़ी हृदय गति को बताती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताती है और हमारे जो पाचक रस हैं उनको बताती है कि उनकी क्या स्थिति है। तो आप नाड़ी के हिसाब से कैसे उसको पता लगाते हैं कि हाँ इनको डायबिटीज है? नाड़ी बताती है। अच्छा। जो लोग वीक है अंदर से, कमज़ोर है अंदर से, थकान है, मानसिक तनाव है, गतिविधियां विचारों की ज़्यादा है, नींद कम आती है, तो नाड़ी बताती है सब कुछ। अच्छा, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? चरक संहिता में लिखा है कि अगर नाड़ी की गति धीरे धीरे चल रही है तो इसका मतलब आपकी जो नाड़ी है संतुलित है। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है आयुर्वेद को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, कि कैसे आप निरोगी रह सकते हैं। आज का जो ये पॉडकास्ट है इसके अंदर बहुत सारे मिथों को दूर हम करने वाले हैं, अवेयर आपको करने वाले हैं कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से आप अपनी तमाम शारीरिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपने देख लिया तो सोच लीजिए आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे घरेलू नुस्खे भी इस पॉडकास्ट में आप सभी को मिलने वाले हैं। हमारे साथ हैं वैद्यराज आलोक अग्रवाल जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर? नमस्कार। बहुत बढ़िया, नमस्कार जी। आयुर्वेद को लेकर ही आज बहुत सारे मिथ भी क्लियर करने हैं और जी। लोगों को ऐसे घरेलू उपाय भी बताने, रेमेडीज जिन्हें कर कर वो अपनी बीमारियों को दूर कर सकें। तो सर, जैसा आपके बारे में मैंने पढ़ा, हमने रिसर्च किया, आप नाड़ी विशेषज्ञ भी हैं। जी जी जी। आप हाथ देखकर भी लोग नब्ज पकड़कर बता देते हैं कि उन्हें क्या बीमारी, ये कैसे मुमकिन है सर? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये हमारे भारतीय विज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये आज से नहीं, ऋषि चरक जी जो उन्होंने नाड़ी ज्ञान का निर्माण किया, वहाँ से ये चला आ रहा है और आज ये पूरे देश में है और इस देश से बाहर के देशों में भी जाकर के लोग नाड़ी ज्ञान फैला रहे हैं। हालांकि ये सुनने में आया है कि जो नाड़ी वैद्य हैं पहले जितने नहीं रहे, लेकिन मैं साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि नई जनरेशन जो आयुर्वेद की तरफ आ रही है वो नाड़ी ज्ञान की तरफ भी रुचि रखती है। अच्छा। तो ये जानकर के मुझे खुशी होती है। और इसको किस प्रकार से हम संभव कर पाए, देखिए हमारे शरीर में 3 प्रकार के जो प्रवृत्ति हैं होती है, वात, पित्त, कफ। नाड़ी तीनों को बताती है कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। वात मैंने वायु, पित्त मैंने एसिड, अम्ल, और कफ जो कि हमारे लंग्स में हमेशा मूव करता है। इन तीनों के होने से हमारा जो शरीर है वो स्वास्थ्य की जो जांच है इन तीनों के होने से होती है। अब ये घटते हैं और बढ़ते हैं, ये दोषनाशक है। किस प्रकार से इनका दोष बढ़ा या घटा वो ये बताते हैं, वो नाड़ी से पता चलता है। नाड़ी हृदय गति को बताती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताती है और हमारे जो पाचक रस हैं उनको बताती है कि उनकी क्या स्थिति है। तो इन तीनों के होने से और क्या स्थिति हो रही है इनकी, उससे हमें रोग की जांच होती है और कि रोगी की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है। तो यही हमारे भारतीय ज्ञान का जो आधार है वो यही है। इससे हमें पता चलता है, बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो या स्त्री है या गर्भवती स्त्री है, सभी का ये नाड़ी से पता चल जाता है। सर, जैसे कि आपने नाड़ी के बारे में बताया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरा एक ये सवाल था कि जैसे कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 पीढ़ियों से आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं जी। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अपने पिताजी दादाजी के साथ भी चीज़ें देखी होंगी जब वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस दौरान और इस वक्त को देखें, आपको क्या चेंजेस लगता है, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस लगता है और लोगों की एक्सेप्टेंस में आपको क्या चेंजेस लगते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जब मैं लगभग 5-6 साल का था जी तो हमारे जो बड़े बाबा थे जी तो वो चिकित्सा करते थे।
तो हम लोग वहीं पर होते थे। तो वो नाड़ी देखते थे और उनको एक और भगवान की तरफ से एक सौगात थी कि वो रोगी की आवाज़ सुन के भी बीमारी बताते थे। अच्छा। तो जैसे ही रोगी ने की तो वो रोगी कहता था हकीम जी राम राम। तो वो कहते थे कि अरे तेरे को तो पीलिया हो गया है। मैं कहा, हाँ हकीम जी, एक हफ्ते से बहुत परेशान हूँ। अरे अच्छा अच्छा, ये लो जड़ी बूटी, ये पुड़िया बना करके देते थे और पहली पुड़िया से आराम हो जाता था। तो ये चीज़ें हम देखते थे और फिर हम वहीं पर होते थे तो हमें वो दवाई पीसने के लिए देते थे कि ये लो ये पीसो। उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये क्या पिसवा रहे हैं क्या नहीं पिसवा रहे हैं। 5-6 साल 7 साल की उम्र थी तो हमें ये पता था कि बस जो बाबा ने काम बताया वो करना है। तो वो हम करते थे। और पीने के लिए अर्जुन की छाल का काढ़ा, आजकल जैसे चाय कॉफ़ी का चलन है, और वहाँ पर अर्जुन की छाल का काढ़ा एक बड़े सारे मटके में रखा रहता था और वो जो है हर एक को जो है सबको पिलाते थे। जिसको भी है जो भी आए वही पिलाना है। पेशेंट है जानने वाला है उसमें से भर के एक गिलास देना है। तो आजकल चलन वो बदल गया है। तो ऐसे ही रोगी आते थे और सुबह 2:30 बजे, जबकि आज मैं देखता हूँ कि नई जनरेशन शायद रात के 2:30 बजे तो सोती है। बिल्कुल सर। लेकिन सुबह 2:30 बजे उनके यहाँ लाइन लग जाती थी और किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि हकीम जी के सामने कोई बोले भी फालतू, कुछ नहीं, और बैठ कर के चुपचाप, और हकीम जी हमारे दादाजी नाड़ी देखते थे। तो अब क्या है कि अब हर एक रोगी, हर एक पेशेंट रिपोर्ट लेके आता है, मेरा यूरिक एसिड इतना है, मेरा शुगर लेवल इतना है, मेरा एंजाइम इतने हो गए हैं, मेरा बिलिरुबिन इतना हो गया है। तो अब क्या है कि हर एक जो डॉक्टर है वो रिपोर्ट पे डाल देता है, रिपोर्ट कराओ, अपनी जांच कराओ, अपनी जांच कराओ, अपनी जांच कराओ। और पेशेंट के दिमाग में भी यही घूमता रहता है, अब मेरा लेवल ये आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है। उस समय पेशेंट को बोलने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो नाड़ी देख रहे हैं और पेशेंट ने कह दिया कि आज मैंने सुबह चावल खाए हैं, तो वो कहते थे बाहर चले जाओ। अच्छा, ऐसा क्यों? कि भाई जब मैं नाड़ी देख रहा हूँ तो आप क्यों बोल रहे हो, मैं बताऊँगा जो बताना। तो इतना उनमें वो था। फिर वो रिक्वेस्ट करता था, फिर उसको दवाई मिलती थी। अच्छा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, ये पुराने टाइम में था। तो अब तो पेशेंट से पूरी बातचीत हम भी करते हैं, पेशेंट भी करता है। तो पहले में और आज में ये फ़र्क है, तो ये देखने को मुझे मिला। जी, लेकिन सर जिस तरह से आपने कहा ना रिपोर्ट लेकर आते हैं, ये सच है कि आज के डेट में अगर किसी को कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसको टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं, वो रिपोर्ट के हिसाब से ही वो चलता है, अपने लेवल वो इसके अकॉर्डिंग देखता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो डायबिटिक है, तो आप नाड़ी के हिसाब से कैसे उसको पता लगाते हैं कि हाँ इनको डायबिटीज़ है? वो कितना आसान आपके लिए हो जाता है नाड़ी से पता लगाना? जी हाँ, बिल्कुल, नाड़ी बताती है। अच्छा। जो लोग वीक है अंदर से, कमज़ोर है अंदर से, थकान है, मानसिक तनाव है, गतिविधियाँ विचारों की ज़्यादा है, नींद कम आती है, तो नाड़ी बताती है सब कुछ। अच्छा। हाँ, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन वीक है, टायर्ड है, ज़्यादा विचार चल रहे हैं, तो नाड़ी सब कुछ बताती है। पहले भी बताती थी, आज भी बताती है। नाड़ी तो वही है, व्यक्ति की नाड़ी तो चेंज नहीं हुई। तो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? अगर किसी को जैसे डायबिटीज़ है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम, तो आप कॉमन डिजीज क्या डिफरेंस देखते हैं कि आप पेशेंट में ये चीज़ें सेम आ रही हैं? देखिए, नाड़ी की जो गति है वह एक नाड़ी की भाषा है। अच्छा। जैसे आप जंगल में जाएंगे ठीक है। और जंगल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति है हाँ। जो हमेशा जंगल में रहता है, जी। तो वो जंगल के पक्षियों की या पेड़ों की आवाज़ को पहचानता है। तो वैसे ही जैसे वो भाषा है वैसे ये भी भाषा है। तो नाड़ी के अंदर एक गति होती है, जैसे खरगोश की चाल है, हंस की चाल है, कछुए की चाल है, शेर की चाल है, बिल्ली की चाल है।
नाड़ी की गति को उनकी चाल से मैच किया गया है। चरक ऋषि जी ने ये लिखा है, चरक संहिता में लिखा है कि अगर नाड़ी की गति धीरे धीरे चल रही है तो इसका मतलब कछुए की जो चाल है वो धीरे धीरे चल रही है, तो आपकी जो नाड़ी है संतुलित है, बैलेंस्ड है, उसमें बहुत अच्छा संतुलन है और अंदर से आप स्वस्थ हैं, ठीक है। और एक व्याकुलता है, हिरण है, हिरण चलता है, कूदता है, एक जगह नहीं टिकेगा, उसमें चंचलता होती है। अगर नाड़ी में चंचलता है तो इसका मतलब अंदर से कमजोरी है, बुखार है और लीवर भी ठीक नहीं है। तो ये सिम्टम हैं अलग अलग। इसी तरह से शेर है, शेर धीरे धीरे चलता है। अगर वो शिकार की ताक में है तो वो धीरे धीरे चलेगा, इतनी धीरे चलता है, इतने आराम से चलता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता पीछे कोई आ भी रहा है, तो वो गति अलग होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के अंदर मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा है और नींद अच्छी आती है, तो वो उस चीज़ को बताता है। वो अलग अलग गति है। तो ऐसे ऐसे करके 7-8 प्रकार से नाड़ी की भाषा है और वो आज से नहीं है, पहले से है। हर एक व्यक्ति को इसका जानने का अधिकार भी है। जी सर, नाड़ी जो विज्ञान है, नाड़ी का परीक्षक जो करते हैं, बड़ा ही अद्भुत लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि आज के समय में हम लोग हो गए हैं मेडिकल वाले, या हम कहें कि मेडिसिन की ओर हमारा ज़्यादा ध्यान है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर लिखते हैं ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, ये निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर कई बार टेस्ट में वो चीज़ नहीं आती, इंसान को परेशानी हो रही होती है, तो नाड़ी परीक्षण से वो समस्या जो टेस्ट में नहीं आ रही लेकिन परेशानी व्यक्ति को हो रही है, वो पता कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि ये पद्धतियां हैं, ये पैथीज हैं। व्यक्ति कोई परेशान है, बीमार है, तो वो अन्य पद्धति में जा सकता है, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो यदि आधुनिक चिकित्सा में उसकी चिकित्सा नहीं हो पा रही है, वो अन्य पद्धति में जा कर के अपनी चिकित्सा करवा सकता है। हम किसी पद्धति को कंपेयर नहीं कर सकते। आपको सफ़र करना है, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, बाय रोड, बाय ट्रैक, बाय एयर है, बाय वाटर। आप कई तरीके से जो है ना आप सफ़र कर सकते हैं। आपको ट्रेन से आनंद नहीं आ रहा है तो बाय एयर जा सकते हैं आप। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, एक बड़ा गहरा साइंस है और पहले से ही इसमें बहुत गहराई है। ये नाड़ी के द्वारा इसमें 3 तरीके से है। एक तो नाड़ी, दर्शनम, स्पर्शनम और पर्शनम। रसतंत्र सार में लिखा है कि दर्शनम, पर्शनम और स्पर्शनम। मैंने आपके दर्शन किए, आपकी आइज़ देखी, मैंने आपकी जीभ देखी, मैंने आपके नेल्स देखे, तो वो आपके दर्शन हो गए। आपकी स्किन का कलर क्या है, आइज़ का कलर क्या है, आपकी जीवा का कलर क्या है ना, उसमें क्या सिम्टम बने हुए हैं, ये दर्शन हो गए। स्पर्शनम, नाड़ी, आपको टच किया, स्पर्श किया, नाड़ी देखी, उससे ये पता चला ये अंदर क्या चल रहा है। फिर पर्शनम, क्वेश्चंस किए मैंने आपसे, आपको मोशन कैसा आ रहा है, यूरिन कैसा आ रहा है, बलगम कैसी आ रही है, नींद कैसी आ रही है, कुछ क्वेश्चन। तो दर्शनम, पर्शनम और स्पर्शनम, तो ये 3 तरीके हैं। पूरी चिकित्सा इसमें, पूरे ट्रीटमेंट जो डायग्नोज है वो हो जाता है। तो ये इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा भारतीय ज्ञान है और 2500 साल से तो चरक ऋषि ने लिखा है और उससे पहले अन्य जो ऋषि हैं उन्होंने लिखा है। अगस्त ऋषि उन्होंने भी लिखा, भगवान धन्वंतरी ने भी जो है ना वो लिखा। तो इन्होंने ग्रंथ लिखे, वेद लिखे। वेद व्यास जी ने यजुर्वेद लिखा, वेद व्यास जी ने 4 ग्रंथ लिखे, 4 वेद लिखे, सोमवेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद और ये सब लिखे हैं। तो अब इन्हीं में से जो आयुर्वेद है वो आपके सामने है। अच्छा सर, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो नॉर्मल लोग ये समझ लेते हैं कि जो घरेलू नुस्खे हैं उनको अपना लिया, जैसे कि हल्दी वाला दूध पी लिया तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। इस तरह के कई नुस्खे होते हैं। लोगों को लगता है कि आयुर्वेद यहीं तक सीमित है। क्या ऐसा है? आयुर्वेद बड़ी गहरी चीज़ है। आपकी अपनी किचन में काफ़ी आयुर्वेद है। संपूर्ण मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, खांसी है या पेट में दर्द है या काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस घर में भी बन जाते हैं, तो उसकी चिकित्सा घर में हो जाती है यदि व्यक्ति अपने रसोई घर में जाए तो। देखिए, किचन अब कहने लगे हैं, पहले उसको रसोई बोलते थे। अब रसोई क्यों बोलते थे? क्योंकि ये कई रसों से भरी हुई है, इसमें कई रस हैं। हल्दी जो कि पूजनीय है, हल्दी की पूजा होती है, आपने देखा होगा। और पूजा उसी चीज़ की होती है जिसके अंदर गुण होते हैं। तो वो एक बहुत एक विचारणीय विषय है। ऐसे ही अजवाइन है, अजवाइन कहती है मुझे अजमाओ, एक बार अजमा के तो देखा, है ना। ऐसे ही जीरा है, जीरा सुबह सुबह खाओ तो हीरा। सुबह सुबह अगर जीरा खा लिया तो पूरी ज़िंदगी बीमारी आएगी नहीं। अच्छा, कैसे खाना है अगर इसको लेते हैं तो? जीरे खाने के कई तरीके हैं कि आधा चम्मच जीरा अच्छा हर रोज़ सुबह कच्चा ही गर्म पानी से ले सकते हैं आप। अच्छा दूसरा तरीका ये है कि गर्म पानी में जीरे को उबाल के आप उसका पानी पी सकते हैं। अच्छा तीसरा तरीका ये है, भुना हुआ जीरा आप लेकर के और छाछ लीजिए, छाछ में मिला करके पी लीजिए। औषधि है, पेट के लिए तो रामबाण औषधि है। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए या गैस के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी है। और लीवर जिनका प्रभावित रहता है, पोल्यूशन में रहते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उन सब के लिए रामबाण है, बहुत अच्छा है, वे डेली रूटीन में इसको शामिल ले सकते हैं। ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको ग्रहण कर रहे हैं तो शराब सिगरेट ज़्यादा पिएं, वो भी नहीं करना। ऐसा नहीं करना है। पता चला लोग शाम को इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और सुबह फिर जीरा पानी पी रहे हैं। सुबह जीरे से माफ़ी मांग रहे हैं। सर पहले क्या होता था, लोग एकदम फिट रहते थे, एकदम खाना पीना भी प्रॉपर होता था, दूध घी खूब प्रॉपर चलता था। आज के डेट में क्या है, हम प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, ध्यान रखते हैं कि हमें तला नहीं भुना खाना, घी एक्स्ट्रा नहीं लेना, ऑयल से दूर रहना है, प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो हो रहा है, बट फिर भी बीमारी हमारे पास आ रही है। ऐसा क्यों? पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, बट आज के डेट में ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है। अच्छा कैसे? हम खाना खा रहे हैं, हमारा खाना खाने का जो टाइम है वो गलत है, तरीका गलत है, अच्छा और जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी गलत हैं। अब तीन चीज़ अगर गलत होंगी तो व्यक्ति स्वस्थ कैसे रह सकता है? मैंने देखा कि खाना खाने का जो डिनर का जो टाइम है, मेट्रो सिटी में आप देखिए कि लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाते हैं, 1 बजे भी खाते हैं, नॉर्मल रूटीन है ना। तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो जठर अग्नि है वो आराम पे चली जाती है। हमारा जो पाचक, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है, और सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। यदि खाना भी है तो फाइबर वाला खाना खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन बहुत कम से कम हो। लेकिन मेट्रो सिटी में मैंने देखा लोग पनीर, दाल मखनी, ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं रात को, हाई प्रोटीन डाइट, और वो पूरी रात पेट के ऊपर इतना जुल्म होता है कि पेट ही जाने क्या होता है। तो वही लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं, लीवर उनका प्रभावित हो जाता है। तो वो चिकित्सक भी क्या करे, चिकित्सक एसिडिटी की एंटी एसिडिक कोई भी कुछ भी दे देता है और उसके बाद वो चलता रहता है, चलता ही रहता है, ठीक होता ही नहीं पेशेंट। देखिए, किसी भी रोगी को बीपी है, हाँ
10 साल से 20 साल से गोली खा रहा है। भाई इलाज कितना लंबा होता है 6 महीने का इलाज, 3 महीने का, 1 साल का हो जाएगा, 20 साल का कौन सा इलाज हो गया। तो वह चिकित्सक उसको ये नहीं बताता कि आप पेट को ठीक करो, दिनचर्या को ठीक करो, निद्रा को ठीक करो, पोस्चर को ठीक करो, आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। तो वो मेडिसिन पे चलती रहती है और वो रोगी कभी ठीक नहीं होता है। तो आपका जो प्रश्न है कि इस समय में किस प्रकार से स्वस्थ रहा जाए या कई चीज़ें फॉलो करने के बाद भी रोगी हो जाते हैं, तो क्यों? तो ये यही कारण है कि व्यक्ति का जो समय है खाने का वो सही नहीं है, जो खाना है वो ठीक नहीं है, और खाने का जो तरीके पे हम आते हैं कि अक्सर मैंने देखा कि लोग हाथ में मोबाइल लेकर के खाना खाते हैं। नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी बताऊंगा मैं क्योंकि औषधियाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हमारा बैठने का तरीका कैसा हो, खाना खाने का तरीका कैसा हो, हम जो बाइट लेते हैं वो कितनी बार चबानी चाहिए। यदि हमारा ध्यान खाने पे नहीं है तो हमारे जो एंजाइम हैं वो मैच नहीं होंगे। अगर हम चूल्हे पे हमने कुछ भी सब्जी बनाने के लिए रखी और चूल्हा हमने बंद कर दिया तो रखी रहेगी, बनेगी नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे ही हम खाना खाते हैं और जठर अग्नि कमज़ोर है, एंजाइम नहीं बने हैं, तो खाना अंदर जा कर के वहीं पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। अच्छा। तो ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। इससे ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। माइग्रेन है, स्टोन है, सिस्ट है, अल्सर है, यूरिन ट्रैक दूषित हो जाता है, पाइल्स हो जाती है। हाँ, और बहुत लंबे समय अगर ये चलता रहे तो हो सकता है कैंसर भी हो जाए। सर इसी में एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा भी चल रहा है खाने के, जैसे आप बात करें, मैं ऐड कर देता हूँ। आजकल के छोटे बच्चे खाना नहीं खाते ना, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, फ़ोन दिखा देते हैं, कार्टून और खाना खिलाया जा रहा है। तो वो कितना नुकसानदायक है एक छोटे बच्चे के लिए कि वो खाना खा रहा है और फ़ोन भी साथ में देख रहा है। वो बहुत बड़ा अपराध है। ये शब्द मैंने यूज़ किया जी। और बहुत बड़ा ये शब्द है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ अपराध कर रहे हैं जी। सिर्फ इसलिए कि बच्चा रोए ना, खाना खा ले। हाँ। बच्चे को तो पता ही नहीं खाना कहाँ जा रहा है, स्वाद से अनभिज्ञ है बच्चा है। बच्चे को बाद में पूछोगे तूने क्या खाया, उसको तो सिर्फ स्क्रीन पर जो चल रहा है वो याद है, उसको ये नहीं पता कि अंदर क्या गया। और यही हाल बड़ों का भी है जी। यही हाल बड़ों का भी है। हाँ भाई क्या हाल है भाई, कहाँ पहुँच गया तू, अच्छा ये खाना वो खा रहा है, चल रहा है बस। जब तक एंजाइम मैच नहीं होंगे, ये साइंस है, तब तक आप कैसे आप सोच सकते हैं कि आपने खाना खाया है। जी। है ना, हमारे ब्रेन से ऑर्डर होते हैं कि सामने खाना आ गया है और ऑर्डर कीजिए एंजाइम के लिए। हमारे मुंह में पानी आता है, सलाइवा आता है, और जब वो मुंह में पानी आता है, सलाइवा आता है, एंजाइम आते हैं, तब ये इंडिकेशन होता है कि खाना खाया जाए। ठीक है, जैसे कि हमारी नानी जो थी वो खाना खाने से पहले हमें अदरक देती थी। अच्छा। हाँ, हमें उस समय पता नहीं था कि इसका क्या महत्व है। और अदरक जीभ पे रखो तो थोड़ा सा चटपटा चरचरा होता है, तीखा होता है। तो वो अगर 4 टुकड़े देती थी तो हम 2 टुकड़े इधर उधर सरका देते थे और 2 खाते थे डर के मारे। और आज हमें पता चल रहा है कि उसका महत्व क्या है, क्या बेनिफिट था उसका। उसका बेनिफिट इतना बड़ा है कि अदरक खाने से सारे एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, सारे एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं और खाना इजीली हजम भी हो जाता है और खाना शरीर को लगता भी है। आज जो रिसर्च हो रही है, नए प्लांट लग रहे हैं, आयुर्वेद के बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, तो वहाँ कहते हैं कि ये जिंजर टेबलेट है और ये पाउडर है, इसको लीजिए, इसकी ये बेनिफिट है बेटे। हम 40 साल पहले से इसको यूज़ कर रहे हैं, 45 साल पहले से, और हमें ये पता नहीं था कि इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन हमारे जो
पेरेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, आज हमें पता लग रहा है। बिल्कुल सर। तो ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है और मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि सब लोग इसके नज़दीक आएँ यदि स्वस्थ रहना है तो, क्योंकि इसमें बहुत स्वास्थ्य का इतना भंडार छुपा हुआ है जी। जिसको हम देखना आज से शुरू करेंगे तो हो सकते हैं हमें 10-20 साल लग जाएं। बिल्कुल सर। तो हर चीज़ को समझने की आवश्यकता है। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो लोग समझते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, किसी को सर दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है, इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही होती है, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए होता है, बस एक गोली खाई और आराम पड़ गया। क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई उपाय है कि इन सब चीज़ों में हमें तुरंत आराम मिल सके, क्योंकि हम अननेसेसरीली दवाइयाँ खा ही रहे हैं फिर? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है कि क्या है कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए आयुर्वेद में अब मेडिसिन आ गई हैं। अच्छा। क्योंकि एक ज़माना था कि डायरेक्ट हम औषधियों को पाउडर बना करके उसकी पुड़िया बना के देते थे, लेकिन अब 100 किलो जड़ी बूटी लेकर के उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है 600 ग्राम 700 ग्राम अच्छा। 100 किलो में से, और उस एक्सट्रैक्ट की टेबलेट बनती हैं। तो वो ज़माना था, लेकिन अब अपडेट हो गया है, जी जी। अब इस पे शोध हुआ है। तो आयुष में भी ये चेतावनी है कि आप एक्सट्रैक्ट यूज़ कीजिए। जी। अच्छा। एक्सट्रैक्ट का एक मापदंड होता है, 2.5% का एक्सट्रैक्ट है, 5% का एक्सट्रैक्ट है, 2% का एक्सट्रैक्ट है, लैब से पास होके आता है, सर्टिफिकेट के साथ आता है। तो जब हम वो टेबलेट यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, वो बात नहीं है कि रिलीफ नहीं मिलेगा। ये तो आयुर्वेद की जो टैबलेट्स हैं उन पर स्विच कर सकते हैं जिनसे हमें नुकसान ना हो। कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। सर, आज के डेट में ना एक प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा जो बढ़ती जा रही है वो है पथरी की प्रॉब्लम, जिसको देखते हैं ना 10 में से शायद 4 और 5 लोग ऐसे होंगे जिन्हें पथरी की प्रॉब्लम होती है। हमने जब आपके ऊपर रिसर्च किया, आपके प्रोफाइल पढ़ी, तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं गॉल ब्लैडर की पथरी को बिना ऑपरेशन के निकालने में। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट को ठीक भी किया है, लेकिन सर एलोपैथी में कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन पथरी का इलाज संभव नहीं है। आपने कैसे मुमकिन किया? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। मेरे पास लगभग 15 साल पहले जी। एक पेशेंट आया, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक फीमेल पेशेंट थी, लगभग 22 साल की एज थी उनकी, ठीक है। तो मुरादाबाद से वो आई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सर ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, हाँ। और मेरे जो इन-लॉज हैं वो मैरिड थी, तो वो ऑपरेशन के लिए जोर दे रहे हैं, अच्छा। और मेरी एज 22 साल है और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। तो मैंने कहा भाई बात ठीक है आपकी, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को चीर फाड़ ना करने दे, उसका अधिकार है अपने शरीर पे। तो मैंने कहा कि मैंने इस पे कभी काम नहीं किया, लेकिन मैं सोचता हूँ। तो हमने उस पर विचार किया, हमने उस पर शोध किया, उस पर रिसर्च करी, और फिर लगभग 4-5 महीने बाद मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा हमने कोई मेडिसिन तैयार की है, आप उसको लीजिए। अच्छा। बोले ठीक है सर, मैं आपका वेट कर रही थी आपके फ़ोन का। तो मैंने कहा ठीक है, हमने वो मेडिसिन उनको दी। जब उनको मेडिसिन दी तो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उन्होंने कहा कि दर्द में 2-4% आराम है। अच्छा। मैंने कहा आप इसको लीजिए। जी। तो 1 महीना उन्होंने लगातार ली, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे दर्द नहीं होता। अच्छा, दर्द में आराम आ गया। हाँ, ठीक है। दर्द में आराम आ गया। फिर मैंने वो मेडिसिन कंटिन्यू रखी, ठीक है। उसमें और परिवर्तन किया। तो लगभग 6 महीने बाद तो उनके जो स्टोन है वो ख़त्म हो गया। 6 महीने बाद उनका स्टोन ख़त्म हो गया। 18 mm का स्टोन था उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तब से फिर मैं और ज़्यादा इसमें काम में लग गया। उस समय मैंने उससे कोई मतलब प्रोफेशनल कोई पैसा नहीं लिया मैंने उससे, तो मेरी ये शुरुआत थी।
उसके बाद मेरा उत्साह बना जी। और मैं इसके प्रति और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा भाई ये तो ऑपरेशन को बचाने का एक ऐसा रास्ता है, इसको काम क्यों किया जाए। और मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि जिस बीमारी का इलाज ऑलरेडी है जी। उस पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस ऑपरेशन को बचाया तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर हमने इसकी किट बनाई, गवर्नमेंट से अप्रूव कराई और आयुष ने भी उसको अप्रूव किया, तो फिर ये चलता रहा। 18 mm की जो पथरी थी सर, वो दोबारा नहीं होती फिर? क्योंकि पथरी कहते हैं एक बार अगर हो गई तो वो एक बार ठीक हो जाती है, 2 महीने बाद, 4 महीने या साल भर फिर वो दोबारा होने लगती है। तो जो आपकी मेडिसिन है उसे खाने के बाद परमानेंटली वो ठीक हो जाती है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए ऐसा है कि पथरी पे काम करने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। फिर सर हम पथरी क्यों बनी अच्छा। उस पे काम करते हैं। पथरी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। पथरी, इसमें जो पथरी बनती है, गॉल ब्लैडर से स्टोन बनता है, पित्ताशय की पथरी भी बोलते हैं इसको। जो बाइल जूस होता है जो लीवर से गॉल ब्लैडर में जाता है, जी। वह बाइल जूस दूषित हो जाता है। अच्छा। और वह जब बाइल जूस दूषित हो जाता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। तो वह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब और ज़्यादा बढ़ जाती है तो गॉल ब्लैडर के अंदर वो जम जाता है। जी। और उसी जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को पथरी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लीवर से ही हमारी मेडिसिन को जो है ना भेजते हैं और लीवर के द्वारा ही जाती है। लीवर को भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो बाइल जूस लीवर की वजह से दूषित हुआ, सबसे पहले लीवर को ठीक करना ज़रूरी है। लीवर को ठीक करते हैं और बाइल जूस की जो क्वालिटी है वो ठीक होती है। और उसके साथ साथ जो स्टोन है वो धीरे धीरे वो पथरी से स्लज बनता है, स्लज से लिक्विड बनता है और वह लिक्विड उसी रास्ते से वापस आता है इंटेस्टाइन में आकर के और मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पथरी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, वही पथरी लिक्विड के रूप में बन करके शरीर से बाहर निकल जाती है मल के रास्ते, और वो ही इसका इलाज है। तब एक तरह से परमानेंट इलाज आपके पास है अब? परमानेंट इलाज है, दोबारा पथरी बनेगी नहीं। ओके, मतलब जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए तो रामबाण आपने दवाई बना दी है सर, रामबाण पथरी औषधि की है। प्रॉब्लम। हाँ, इसका जो भी टेक्निकल पॉइंट है वह मैं बताने के लिए तैयार हूँ। जो इसमें डला है किट में वह बताने के लिए तैयार हूँ। तो सब मोटा मोटा आप थोड़ा बता दीजिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें और क्या क्या बेनिफिट उनसे और मेरी किट पे लिखा हुआ है इसमें क्या क्या डला हुआ है। अगर हमने 20 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं तो कम से कम 200 इंग्रेडिएंट्स पे काम भी किया, तो 200 में से फिर 20 लिए, तो वो हमने एक्सट्रैक्ट लिया, जी। ऐशगार्ड एक्सट्रैक्ट लिया और कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट लिया। उसके बाद मैंने भूई आंवला लिया, यॉर्कशायर लिया। ये इतनी गहरी बात है, ये मैंने बड़े तप से जी जी गहन शोध और गहन शोध के साथ मैंने की है। मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद हमारी लाइन का, आयुर्वेद जगत का शायद कोई भी वैद्य जी। इन चीज़ों को ओपन ना करे, अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक भारतीय का ये अधिकार है कि वह भारतीय जड़ी बूटियों के बारे में जाने बिल्कुल सर। और वो स्वस्थ रहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो धन है और समय है बहुत कीमती है, और वही धन वही समय जी। वो चिकित्सक के पास जा कर के लाइन में खड़े हो करके वो अपना सब लुटा देता है जी। और उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता। तो मैं भगवान धन्वंतरी जी को ये प्रार्थना करता हूँ कि सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। तो ये सब चीज़ें हमने ली जी जी। और उसके द्वारा ये मैंने तैयार किया। सर गॉल ब्लैडर में पथरी होती क्यों है? मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, इसके रीज़न क्या है? क्या हमारा गलत खान पान रीज़न है या कोई और वजह हो जाती है? देखिए, गॉल ब्लैडर में पथरी होने के जो कारण हैं जी। वो अभी तक जो सामने आए हैं वो इस प्रकार से हैं। लेडीज़ में जब एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तो उस समय जब प्रेग्नेंट होती है और उस समय में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से
स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा। और वेट ज़्यादा होने की वजह से भी पथरी बन जाती है, क्योंकि लीवर को अपना पूरा काम करने का समय नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता, और लीवर कंफर्टेबल नहीं होता। जी जी। जब शरीर का वज़न ज़्यादा होता है, व्यक्ति अस्वस्थ होता है, तो लीवर भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, और जब लीवर अनकंफर्टेबल होता है तो अपना जो बाइल जूस है वो सही प्रकार से, सही उसकी क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाती, और जब बाइल जूस की जो क्वालिटी मेंटेन नहीं होती तो वो पथरी बन जाती है। और तीसरा जो कारण है वह है कि रात को हाई प्रोटीन खाना खाना ओके, ये मेन कारण कह सकते हैं। मेन कारण है। जी। अक्सर लोग मैंने देखा कि सूर्यास्त के बाद बहुत सारे पल्सेस खाते हैं, राजमा खाते हैं, छोले खाते हैं, और रात को खाना खाने के बाद फिर सो जाते हैं। बिल्कुल। और जिनको स्टोन होता है, हाँ। सोने के 1-1.5-2 घंटे बाद उनको दर्द होता है। जी जी। अक्सर ऐसा होता है कि उनको 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद दर्द होता है, और वह फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं, और वहाँ पर उनको पेन किलर इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये कुछ रीज़न हैं जो पथरी बनने के हैं, जिनको यदि उचित समझें तो व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। सर, इस पेन मतलब अगर हम नॉर्मली पेन की बात करें, लोगों को सर में दर्द होता है, मतलब बियरेबल होता है, बहुत से लोग दवाई लेते हैं, नहीं भी लेते हैं। अगर स्टोन की बात करें तो इसका पेन इतना असहनीय क्यों होता है, और इसको क्योर करने के या थोड़ा मैनेज करने के आयुर्वेद में कोई तरीके? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि इसका जो पेन है ये असहनीय क्यों होता है, हाँ जी। अनबेरेबल क्यों होता है। देखिए, जो भी ऑर्गन है, इंटरनल जो भी पार्ट है, वो ब्रेन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए बहुत जल्दी उसकी खबर ब्रेन को पहुंच जाती है कि भाई आपको अंदर दर्द है। ओके। और इसका जो लिंक है वो हमारी कमर से है, कंधे से है, और हार्ट के आसपास जितने भी हमारी जो वेन्स हैं उससे लिंक्ड है। जब भी पेन होता है वो सूजन की वजह से होता है। अच्छा। बाइल डक्ट में जब सूजन आएगी तो पेन होगा। अच्छा। और सूजन आने का एकमात्र कारण है कि हम खाना गलत खाते हैं। कढ़ी, चावल, दही या आइसक्रीम या ठंडी चीज़ या बासी भोजन, अच्छा। ऐसा कुछ खाने के बाद ये पेन होना तय है, कोई रोक नहीं सकता उसको। यदि रात को बासी भोजन कर लिया या कुछ ऐसी पल्सेस ले ली, हाई प्रोटीन चीज़ ले ली, तो वो अंदर जाकर के गैस बनाती है, वो खाना सड़ता है, उसकी वजह से पेन होना ही होना है। तो ये तो कारण रहा। ये कारण है। जी। और जो ज़्यादा दर्द होता है वो इस वजह से होता है कि सूजन। बाइल डक्ट एक लिमिटेड उसका साइज़ होता है, उसमें जब सूजन आ जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। तो अंदर के पार्ट में यदि सूजन आएगी तो पेन तो होगा ही होगा। तो आपने पूछा था कि आयुर्वेद में क्या रेमेडी हो सकती है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि रात को दर्द हो गया है तो रात को अक्सर व्यक्ति डबल घबरा जाता है, क्योंकि रात को किसी को तंग करना, अक्सर घर के सदस्य सोए हुए होते हैं और जिसको परेशानी हो रही होती है उसको तो नींद आने का मतलब ही नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। अच्छा। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके और उसको तुरंत पी लें, ठीक है। उसका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। और भी ज़्यादा ठीक करना है इस नुस्खे को तो उसमें थोड़ा मीठा सोडा डाल दें। मीठा सोडा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ये व्यक्ति कोई भी घर में कर सकता है। ये किसी भी तरह के दर्द को या फिर स्टोन के दर्द को ठीक करने में कारगर है। स्टोन के लिए ज़्यादा अच्छा है। हाँ, स्टोन के लिए ज़्यादा अच्छा है। गर्म पानी भी एक औषधि है, उसमें नमक डाल लो और सोडा डाल लो तो ये और भी ज़्यादा अच्छी औषधि बन जाती है, तुरंत आराम देता है, तुरंत रिलीफ देता है। सर, एक दर्द की चीज़ और आपसे जान लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना, लोगों के रात को खाना पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दर्द की।
किसी को गैस्ट्रिक का पेन भी होने लगता है या वैसे भी पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए क्या हम घरेलू उपाय करें जिससे इसके लिए एक मैं शायद बहुत अच्छा उपाय एक मिले? आपको उपहार मैं देता हूँ। जी। और ये ऐसा उपहार है कि ये हर घर में होना चाहिए। अच्छा। देखिए, ये हमारे पिताजी का दिया हुआ जी। एक ऐसा उपहार है जो मुझे हर समय हर पल उनकी याद दिलाता है। अच्छा। इनके ऊपर उनका नाम भी है, जी जी जी। वैद्य प्रेमनाथ गर्ग। अच्छा। तो ये एक ऐसी औषधि है जी। जो गैस, एसिडिटी और पथरी का दर्द हाँ। तीनों पे काम करती है। इसकी एक डोज लीजिए और पहली डोज से ही ये आराम शुरू कर देता है। कैसा ये भी दर्द है? कैसा भी दर्द है, गैस है, एसिडिटी है और आपको पेट में दर्द है, जी। आपने ऐसा खाना खा लिया कि बहुत ज़्यादा पेन, असहनीय दर्द हो रहा है, तो इसकी एक डोज लेते ही दर्द ख़त्म हो जाता है। ये मैं आपको गिफ्ट भी करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये इतनी शानदार चूर्ण के बारे में बताया, पेट कल्याण चूर्ण, पेट वाकई कल्याण में पेट चूर्ण। का कल्याण हो पेट का जाएगा। कल्याण हो जाता है। तो कोई भी इसको परचेज कर सकता है, कहाँ से परचेज कर सकते हैं? ये इस पर हमारी वेबसाइट है जी। और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। कोई भी व्यक्ति इसको परचेज कर सकता है, ऑनलाइन परचेज कर सकता है और जो जैसे ही वो एड्रेस देगा उसके घर पे पहुंच जाएगा। सर ये तो रही बात दर्द की और किडनी की आपने बताई। अब थोड़ा सा मौसम जैसे अभी चेंज होने वाला है, तो बच्चों को लेकर मेरे को आपसे वो रेमेडीज जाननी है कि रसोई में से क्या हम ले सकते हैं। बच्चों को नज़ला, जुकाम, बुखार, ये प्रॉब्लम नवजात शिशु को होनी शुरू हो जाती है, जी। तो उनको क्या रेमेडीज घरेलू दी जाए जिससे वो ठीक रहें? क्योंकि क्या होता है, बच्चों को बुखार हुआ, नज़ला हुआ, डॉक्टर के पास लेकर दवाइयाँ करा दी, तो घरेलू नुस्खे हम उन्हें क्या दें? या बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है जी। और बच्चे बड़े सभी लोग उससे प्रभावित हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि धन और समय दोनों लगा देते हैं, उसके बाद भी उसको कितना आराम मिलता है। मैंने अभी देखा कि हमारे सेंटर पर ही 1-1.5 महीने से जिनको खांसी चल रही है, वो आधुनिक चिकित्सा लेने के बाद फिर आयुर्वेद में आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम थक गए हैं, ये हमारी रिपोर्ट है, ये हमारी फाइल है, इसको चेक करो, देखो क्या करें। तो देखिए, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। वैसे तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन अगर हम घरेलू नुस्खे की बात करें हाँ। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल उपाय है जी। कि हल्दी लीजिए। हल्दी असली हो जी। तो अच्छा है। तो हल्दी और देसी खांड ठीक है। दोनों को बराबर मात्रा में मिला के एक डब्बे में भर के रख लो, आधा आधा चम्मच सुबह शाम खा लो। उससे नज़ला, जुखाम, खांसी और रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा। ये डेली देना है बच्चों को? डेली दे दो, बच्चे हों, बड़े हों, अच्छा, बुजुर्ग सबके हों, लिए? सबके लिए। कोई नुकसान नहीं है, जी। सबके लिए फ़ायदेमंद है। सर ये तो आपने बिल्कुल सही कहा और बड़ी अच्छा आपने उपाय भी बता दिया, क्योंकि जब हर चीज़ से हार जाते हैं ना लोग, तब आयुर्वेद के पास पहुंचते हैं कि अब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, अब आयुर्वेद ही बचा सकता है। तो सर जी बिल्कुल सर, इसके साथ ना मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया, अभी नज़ले ज़ुकाम के बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन क्या कोई इस तरह का उपचार है? पेट दर्द की भी आपने हमें बता दिया, लेकिन माइग्रेन के जो लोग होते हैं ना, बड़े परेशान होते हैं, उनका जो दर्द शुरू होता है तो फिर और भी ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। माइग्रेन के लिए कोई उपाय? हाँ बिल्कुल, माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, जो काली मिर्च होती है, गोल मिर्च जिसको कहते हैं, उसका पाउडर बना लीजिए। उसका पाउडर बना करके 2 चुटकी पाउडर और शहद में मिला करके वो सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। उससे माइग्रेन ठीक हो जाता है। लगातार 1-1.5 महीना लगातार ले लो, अच्छा, ठीक ही हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और साथ में पेट कल्याण चूर्ण ले लो, क्योंकि माइग्रेन होने का कारण है अत्यधिक अम्ल, हाइपर एसिडिटी। हाँ, जिसको माइग्रेन है उसका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब होगा और कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है ना, उसका एक हिस्ट्री होगी कि उनकी जो मदर है वो एसिडिक रही होगी और उसको पेरेंट से एसिडिटी मिली है। तो माइग्रेन का जो एक कारण है वो एसिडिटी है, डाइजेशन है, ड्राइनेस है। तो उसके लिए उनको पेट कल्याण लेना चाहिए और काली मिर्च का चूर्ण वो लेना चाहिए, और साथ में बादाम का तेल नाभि में उनको डालना चाहिए। ये काम करने से माइग्रेन ठीक हो जाता है।
बहुत शानदार सर, हर समस्या का समाधान आपने बता दिया। लोग बड़े परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। परेशान भी रहते हैं और धन और समय इतना लगाते हैं वो, दोनों ही उसके जगह बाद पर भी जो है ना लेकिन आराम नहीं मिलता जल्दी आराम से। नहीं मिलता। सर मौसम की जब मैंने अभी बात करी थी तो एक प्रॉब्लम और अब देखने को मिली, जैसे कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। अस्थमा की प्रॉब्लम जिनको थी, इस पॉल्यूशन जब बढ़ता है तो उनको और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, वो बाहर नहीं निकल पाते, सांस प्रॉपर नहीं ले पाते। तो अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो क्या होम रेमेडीज़ कर सकता है जिससे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए? क्योंकि आप सारे जो रेमेडीज़ बता रहे हैं वही बताएं जिनसे जड़ से बीमारी ठीक होती, इसके लिए भी बताएं। इससे भी ठीक होगी और किसी चिकित्सक के पास जाना भी नहीं पड़ेगा और पैसा भी नहीं लगेगा। देखो जल्दी जो से घर बताइए। में 10-20-50 रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे जो बिल्कुल घर सर। में लगते हैं। हाँ देखिए अस्थमा की बात, एक इनको और दे दो, बोतल दे दो पेट कल्याण की। ये एक आपके लिए अच्छा। धनतेरस पे उपहार है ना। थैंक यू सर। ये एक हिसार से मेरे पास आते हैं, बहल साहब हैं, जी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही। हाँ मैंने 2018 में इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। जी। तो उन्होंने मुझे एक बात कही आके हाँ कि भाई आपके इस चूर्ण ने मेरे 4 लाख रुपए बचा दिए। वो अच्छा। कैसे सर? मैं शॉक्ड हो गया। हाँ 4 लाख। हाँ, मैंने कहा कैसे? वो बोले कि ये मैंने रात को दाल मखनी खाई थी और रात को दाल मखनी खाने के बाद 2 साल पुरानी बात बताई उसने, और मुझे हार्ट अटैक के चांस बन गए। अच्छा, हाँ, रात को दाल मखनी खाने के बाद हार्ट अटैक के चांस बन गए, गैस की वजह से? गैस की वजह से। और वो चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक उसको कहता है कि आपके स्टंट डलेंगे, जी। और वो जैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल से भागता है और घर पे आ जाता है। उसके बाद फिर ये पेट कल्याण के कांटेक्ट में आता है और फिर उसने दाल मखनी खाई। अच्छा। 1-1.5 साल बाद की जी। बात। दाल मखनी खाने के बाद पेट कल्याण खा लिया, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। दाल मखनी खाते समय तो उसको याद नहीं रहा कि मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, लेकिन खाने के बाद 1 घंटे बाद याद आया कि ये तो अपराध हो गया, हाँ हाँ। तो फिर उसने पेट कल्याण खा लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। रामबाण शिव। रामबाण औषधि है। तो मैं भी शॉक्ड हो गया और फिर मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने इसके ऊपर और काम किया और लोगों को बताया। लगभग हमारे 90% जो पेशेंट हैं वो इसको कह के ले जाते हैं कि वो तो डॉक्टर साहब देना ही देना आप। तो ये ऐसी औषधि है। तो आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, दोनों लोग इसका आनंद लीजिए। अब हम आते हैं अस्थमा के लिए। आपने जो प्रश्न किया, देखिए अस्थमा के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है, अपनी रसोई में है। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, ठीक है। ये 3 चीज़ें लेकर के इनका पाउडर बना करके समभाग बराबर मात्रा में लेकर के और डब्बे में भर के रख लो, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम शहद के साथ ले लो। पहली डोज से आराम शुरू हो जाएगा और लगातार लेने पे अस्थमा जड़ से ठीक हो जाएगा। ये कितने दिन तक करना है? 90 डेज। 90 डेज। इसको आप करके देखिए, आराम ना हो तो मेरे को बताना आप। और सर जिनका ब्लड नहीं बढ़ता, हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे उनका ब्लड नहीं बढ़ पाता, 8 पॉइंट 7 पॉइंट इतना ही रहता है, तो वो क्या करें जिससे ब्लड काउंट बढ़ जाए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। एनीमिक बहुत लोग हैं इस समय, बहुत लोग एनीमिक हैं। कुछ लोग वंशज हैं, जी। हैं उनकी जो एक्चुअली होता क्या है कि प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे का पोषण सही नहीं होता, तो उसी वजह से जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसी वजह से उसका जो एक ब्लड का जो सिस्टम है, ब्लड की जो पूर्ति है वो बनी नहीं रहती, और वही कारण उसको ज़िंदगी भर तंग करता है। अक्सर मैंने देखा है नए बच्चों की जो शादी होती है, शादी के बाद पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आईटी सेक्टर में है, तो वहाँ पर उनको डिलीवरी जब होती है, बच्चा पैदा होता है, तो उनको कुछ इस बारे में कोई ज्ञान नहीं होता और पेरेंट्स नज़दीक होते नहीं हैं, तो वो ज़्यादा पोषण बच्चे को नहीं दे पाते। तो ऐसे में क्या करना है, दोनों तरीके से बता देता हूँ।
कि जो जब प्रेगनेंसी होती है उस समय में चने का सूप जरूर लेना है। चने का सूप? हाँ, काले चने का सूप। देसी चना आता है, काला चना आता है, माता वैष्णो का प्रसाद भी जिसका बनता उससे आप समझ गए होंगे। तो वो जो चना है एकमात्र ऐसी औषधि है जो कि 100 बीमारियों पे काम करती है। यहाँ बात करने वाले हम पथरी को लेकर, पित्ताशय की पथरी, जिसे आप लोग कहते हैं कि हमारे पित्त की थैली में पथरी हो गई है, गॉल ब्लैडर जिसे हम कहते हैं। आखिर क्यों ये पथरी होती है, क्या इसका समाधान है, क्या होम रेमेडीज करने से भी इस पथरी का समाधान आपको मिल सकता है, जो ऑपरेशन डॉक्टरों ने कहा है उससे कैसे छुटकारा मिलेगा, इस कार्यक्रम में आपको पता लगने वाला है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं वैद्यराज आलोक अग्रवाल जी, जो कि नाड़ी विशेषज्ञ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज बात करने वाले हैं स्वास्थ्य को लेकर, लोग परेशान हैं पथरी की प्रॉब्लम को लेकर। जी जी। जिसे हम कहते हैं पित्ताशय की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन। जी। सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, क्या कारण है? क्या हमारी डाइट गलत हो जाती है या कोई और वजह है जिसके चलते ये पथरी हो रही है? क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं लोगों के अंदर। जी 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 जी। बहुत अच्छा आज का विषय है जी सर। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, पित्त की थैली में जो पथरी है उसका बनने का सबसे बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल। जी। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है, और जीवन शैली जब बिगड़ जाती है तो ऐसे जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। जी। रात्रि में देर से भोजन करना, और सही भोजन ना करना, और सही तरीके से भोजन ना करना, ये तीनों चीज़ें अलग है। खाने का समय ठीक ना होना, और खाना ठीक ना होना, और खाने का तरीका ठीक ना होना। जी। तो ये 3 वजह हैं अच्छा। जो पित्त की थैली में पथरी बनती है। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को लोग ध्यान से सुनें और अपने जो जीवन शैली को ठीक करें। पित्त की थैली में पथरी होने का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, ये 3 चीज़ें हैं, और चौथा जो कारण है हाँ। वो है एसिडिटी। अच्छा। हाइपर एसिडिटी। जी 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 जी। हाइपर एसिडिटी हो जाती है, उसके बावजूद भी लोग बाग जंक फूड खाते रहते हैं, एसिड की दवाइयाँ खाते रहते हैं, और लीवर उनका उन दवाइयों से ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से पथरी का निर्माण हो जाता है। सर ये कारण तो आपने बता दिए कि कारण क्या कुछ है पथरी होने के गॉल ब्लैडर में, लेकिन अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं तो कोई जब बीमारी होती है तो हमें पहले से पता नहीं लग पाता कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी आ रही है, क्योंकि लक्षण लोग समझ नहीं पाते हैं, जो सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं। अगर किसी की पित्त की थैली में पथरी हो गई है तो क्या बॉडी में सिम्टम्स ऐसे होंगे, लक्षण क्या होंगे जिससे वो पहचान सके कि यहाँ पथरी हो रही है? जी हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। सबसे पहला तो आमिर जी, लक्षण आता है कि सीने में भारीपन। अच्छा। कमर में दर्द होना जी। और रात को सूर्यास्त के बाद जब व्यक्ति भोजन कर लेता है उसके बाद उसको महीने में 1 बार 2 बार दर्द हो सकता है, और खाना वापस भी आता है कई बार, और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है, सीने में दर्द हो जाता है जी। और उसी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और जब उसको ये दर्द बढ़ता रहता है तो वह अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है। बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता लगता है कि उसको पित्ताशय में पथरी हो गई है। पित्ते की जो पथरी है वो बढ़ती जा रही है, और फिर वह डॉक्टर के पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है, और वहाँ उसको पता लगता है कि मेरा ऑपरेशन होगा। बिल्कुल सर। तो इसी ऑपरेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने ये ठाना जी कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अच्छा। तो इसके ऊपर हमने काम किया, शोध किया, तो फिर इस नतीजे पे पहुँचे हम। तो लक्षण की आपने बात कही, तो ये लक्षण बनते हैं एसिडिटी ज़्यादा होना, सीने में भारीपन होना, और सीने के बिल्कुल एकदम बैक में पेन होना, ये लक्षण बनते हैं। उससे पता लगता है कि पथरी हो गई है। अच्छा, जैसे सर आपका एक लक्ष्य है कि ना बिना ऑपरेशन के पथरी को ठीक करना, पित्त की पथरी को, ये कैसे मुमकिन हुआ सर? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। ये ऐसे मुमकिन हुआ, मेरे पास कुछ पेशेंट आए। उन्होंने कहा कि गॉल ब्लैडर स्टोन है,
पित्ते में पथरी है, जी तो हमने उन पर विचार किया, जी फिर शोध किया, फिर मंथन किया और 3-4 महीने 6 महीने इस पे काम किया। तो फिर हमने एक औषधि का निर्माण किया। जी निर्माण करने के बाद फिर हमने उन पेशेंट्स को कॉल किया, उनको मेडिसिन दी, अच्छा फिर रिज़ल्ट आया। जी रिज़ल्ट आने के बाद फिर हमें पूरा कॉन्फिडेंस हुआ अच्छा कि हम इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। जी जब पथरी निकलने लग गई, हाँ। कम होने लग गई, दर्द ख़त्म होने लग गया, तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगा, अंदर से हमारा उत्साह बढ़ता चला गया, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। तो हमने इसकी एक किट तैयार की। उस किट को फिर गवर्नमेंट से सर्टिफाई कराया, जी उस फार्मूलेशन को सर्टिफाई कराया। इसके अंदर हमने कुछ विशेष चीज़ें डाली हैं जैसे क्या जो क्या है, सर? कि बिल्कुल एकदम अलग है। अच्छा वो हमने इसमें मेंशन भी की है। जी जी इसमें कोई किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है, जी। कोई छुपाव नहीं है। ये हमारा जो भारत देश है एक हमारा परिवार है जी और मैं दिल से चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इसका लाभ उठाए। इसके अंदर मैंने कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट लिया है। अच्छा ये चीज़ें मैंने बहुत मंथन के साथ जो है ना इनको प्राप्त किया जी और आज मैं इस चैनल पे आप सबके सामने इसको बता रहा हूँ। जैसा कि ये 3 बोतल हैं इसमें। हाँ इसमें एक लीवर की है, गोल्ड स्टोन के लिए जी। है, एसिडिटी के लिए ठीक है है और तीनों की तीनों काम करती हैं गोल्ड ब्लैडर स्टोन पर। और तीनों का ही जो है ना तीनों 60-60 गोली है, ठीक है एक सुबह एक शाम, एक जी। सुबह एक शाम ये लेनी है। उसके बाद ये इसमें पाउचेस हैं, अच्छा 60 पाउच है, एक सुबह एक शाम लेने हैं, जी। 30 दिन चलता है। इनका क्या बेनिफिट है पाउच का, सर? इनका ये बेनिफिट है जी। इंस्टेंट जो आपको एसिडिटी अच्छा। या गैस हाँ, जो हाँ। खाना जम जाता है, फंसा रह जाता जी। है फूड पाइप में, अच्छा। तो उसको ये तुरंत ठीक करता है। रिलीफ मिलना मतलब शुरू होना हो जाता है पहली ही दिन डोज से आराम हाँ। मिलता है, पहली डोज से। अच्छा, जो लोग इसको ले रहे हैं सर, अगर उनके लिए कोई एक होम रेमेडीज आप सजेस्ट करना चाहें जिनको और जल्दी फायदा हो जाए, तो वो क्या होगी? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। जो लोग इसको ले रहे हैं उनको साथ में अगर ग्रीन एप्पल का जूस लेंगे, जी ग्रीन एप्पल का जूस यदि साथ में लेंगे तो उनको और भी जल्दी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ग्रेट, 500 ml हर रोज़ जी। ग्रीन एप्पल का जूस लेना शुरू कर देंगे। बहुत शानदार। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है, सभी लोगों को इसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से जो ऑपरेशन है वो रुक जाएंगे। ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन बिल्कुल बंद है। ऑपरेशन को भूल जाइए, अपने शरीर को कटवाना भूल जाइए, आप गॉल ब्लैडर को बाहर निकालना भूल जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गन है यदि एक बार शरीर से निकल गया तो आप करोड़ों रुपया खर्च करोगे, कोई डॉक्टर वापस इसको लगा नहीं सकता। आज से ही आप जाग जाइए, अपने शरीर को चीर फाड़ कराने से बचिए, क्योंकि अब आ गई है गॉल ब्लैडर स्टोन किट। पित्ताशय की जो पथरी है, पित्ते की जो पथरी है, पित्त की थैली में जो पथरी है, वो इस किट से आपकी निकल जाएगी। आज से ही इसको अपनाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, ऑपरेशन फ्री होने वाले लोग, जो लोग डर चुके हैं, जिन्हें डॉक्टर ने डरा दे कि ऑपरेशन होगा, वो अब नहीं होगा इस दवाई को लेने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया। आपने जो एक किट बनाई उसके बहुत शानदार तरीके से आपने व्यूअर्स को भी समझाया, और वो इसे ज़रूर ऑर्डर करेंगे क्योंकि इसको मंगाने से लाभ मिलेगा। जो इसमें डला हुआ है वो इस पर लिखा हुआ है जी, इंग्रेडिएंट्स पूरे लिखे हैं, इंग्रेडिएंट्स इस पे लिखे हुए हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल ठीक है, और कोई भी बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, महिला, गर्भवती महिला, जी। कोई भी इसको ले उसका कोई नुकसान नहीं है। जी। कोई साथ में एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में इसको लेंगे तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस ये फ़ायदा करेगी, आराम देगी, फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये 100% हर्बल है। तो इसीलिए आप सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, जो भी लोग देख रहे हैं कॉल करके सर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि अब ऑपरेशन से आप लोग बच जाएंगे। ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है जी, हम अवॉइड ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, और मकसद भी हमारे इस कार्यक्रम हाँ, का सर यही है। यही मकसद है। जी। और मैं भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह हमें सफलता दें। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि आपको ऑपरेशन से बचाएं।
जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।